नमस्कार, जय हिंद, सलाम सभी को। दिल्ली यूनिवर्सिटी के पीएचडी के फॉर्म आए हैं, उसी को लेकर ये दूसरा वीडियो बना रहा हूँ। पहला वीडियो आपने देखा और पसंद किया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। पहले वीडियो में आपको कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स और सभी डिपार्टमेंट्स में कितनी कितनी सीटें आई हैं ये मैंने आपको बताया है, और उस वीडियो का लिंक इस वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा। और सीट्स को लेकर इस वीडियो में कोई बातचीत नहीं होगी। सीट को लेकर कोई सवाल कमेंट करके मत पूछिएगा। पहले वाले वीडियो में सीट को लेकर सवाल करना है तो करिएगा। आज हम बात करेंगे रूल्स एंड रेगुलेशन की, और बहुत इम्पॉर्टेंट है ये वीडियो देखना आपके लिए। अगर आप अप्लाई करने के बाद अपने फॉर्म को कैंसिल होते हुए नहीं देखना चाहते हैं, क्योंकि बहुत सी बार नहीं, लगभग 50% बच्चों का फॉर्म इसीलिए रिजेक्ट हो जाता है अप्लाई करने के बाद दिल्ली विश्वविद्यालय या पीएचयू जैसे विश्वविद्यालयों में, कि बच्चों को रूल्स एंड रेगुलेशन के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं होती है, जो खासकर फर्स्ट टाइम फॉर्म भर रहे होते हैं। लेकिन जो सेकेंड टाइम या थर्ड टाइम फॉर्म भर रहे होते हैं उनको तो बिल्कुल भी जानकारी नहीं होती है, और ना ही वो जानकारी लेने की कोशिश करते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि वो लोग ज़्यादा समझदार हैं। और समझदार भी कभी कभी गलतियां ज़रूर करता है, बट ये अलग बात है कि समझदार को अपनी गलतियां कम, दूसरों की कमियां ज़्यादा दिखती हैं। तो हम समझदारी और बेवकूफ़ी की बात नहीं करेंगे, हम केवल रूल्स एंड रेगुलेशन की बात करेंगे, और क्या क्या बातचीत होगी वो हम आगे बता देंगे आपको। और वीडियो को लंबा है, पहले की ही भांति, तो ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। 2023-24 का ये फॉर्म है, ठीक है। पहला नियम है इसका कि एनेक्सर 1 और एनेक्सर 2 में कुछ कैटेगरी बनाई गई जिस बच्चों को एग्जाम्प्टेड किया गया है। एग्जाम्प्टेड कौन कौन से बच्चे हैं उनको सुन लीजिए, और कौन से ऐसे बच्चे हैं जो फॉर्म नहीं भर सकते हैं, ठीक है। दो अलग अलग बातें हैं। पहले एग्जाम्पशन सुन लीजिए, कुछ फेरबदल किया है इस साल, ठीक है ना। और यह कहूँ कि पहली बार किया गया है तो कुछ अचंभा नहीं होगा। पहले जो कॉमन फेरबदल है उसको सुन लेते हैं कि कौन से बच्चे एग्जाम्पशन है प्रवेश परीक्षा से, जिन्होंने यूजीसी नेट और सीएसआईआर कि नेट और जेआरएफ की परीक्षा पास करी है उनको प्रवेश परीक्षा नहीं देनी है। जिन्होंने आयुष नेट और डीबीटी जेआरएफ पास किया है उनको प्रवेश परीक्षा नहीं देनी है। आईसीएमआर जेआरएफ पास जिन्होंने किया है, डीएसटी इंस्पायर फेलोशिप जिसके पास है, इनको प्रवेश परीक्षा नहीं देनी। इसके अलावा अगर किसी बच्चे ने इन्हीं के जैसी या इसी प्रकार की कोई नेशनल लेवल की फेलोशिप या कोई एक फेलोशिप प्राप्त कर रखी है या कोई एग्ज़ाम पास कर रखा है, तो उनको भी प्रवेश परीक्षा नहीं देनी। थोड़ा समझिए इस बात को कि नेशनल लेवल की फेलोशिप, इस नेशनल लेवल की फेलोशिप में 4 या 5 बड़ी चीज़ें आएंगी जो बच्चों के पास हो सकती है। पहला आएगा MANF मौलाना आज़ाद नेशनल फेलोशिप, अगर आपके पास है तो प्रवेश परीक्षा नहीं देनी है। राजीव गांधी नेशनल फेलोशिप है तो आपको परीक्षा नहीं देनी है। NFSC, NFOBC, NFST, NFPWD, अगर ये भी आपके पास हैं तो भी आपको प्रवेश परीक्षा नहीं देनी है। इसके अलावा यदि किसी बच्चे ने गेट की परीक्षा पास की है उसको भी प्रवेश परीक्षा नहीं देनी है। इसके अलावा कोई ऐसे कैंडिडेट है जो कहीं टीचर्स फेलोशिप होल्डर है, कहीं टीचर्स फेलो है, तो उनको भी प्रवेश परीक्षा नहीं देनी है। 9 अगस्त 2017 के अमेंडमेंट के अनुसार ये बातें इसमें शामिल की गई हैं, और ऑर्डिनेंस 4 को थोड़ा ध्यान से पढ़ लेंगे, पीएचडी का क्या कहता है, और ऑर्डिनेंस की कॉपी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अटैच कर दूंगा, चीटी काट ली पैर में, ठीक है। पहली कंडीशन ये अभी अधूरा है, बाकी इसको पूरा करेंगे बाद में। दूसरी इसमें कंडीशन दी है कि जिन बच्चों के पास ये परीक्षाएं या एग्जामिनेशन पास करने का या लाभ नहीं है उन सभी को प्रवेश परीक्षा देनी होगी, ठीक है। ध्यान रख लिया आपने। आगे चलते हैं, अगला नियम क्या कहता है। फीस से रजिस्ट्रेशन की SC ST PWD की है 300, और अनरिजर्व EWS OBC नॉन क्रीमिलियर की OBC की है 750 रुपये, ठीक है। एक बच्चा कितने भी फॉर्म भर सकता है, एक फॉर्म भरना है, एक भरिए, 2 भरना है, 2 भरिए, 3 भरना है, 3 भरिए, लेकिन लॉगिन ID पासवर्ड एक ही रखिएगा, क्योंकि एक ही लॉगिन ID पासवर्ड के पोर्टल पर आप चाहे तो कितने भी फॉर्म भर सकते हैं। 1 फॉर्म, 2 फॉर्म, 3 फॉर्म भरिए, कोई मना ही नहीं है। फीस क्योंकि आपको देना है, एंट्रेंस आपको देना है। फिर आपके मन में कि ये सवाल ना आए बाद में कि सर दिल्ली यूनिवर्सिटी ने तो हमारी 2 परीक्षाएं एक ही दिन में कर दी। ये तो आपकी समस्या है ना, आपको 2 भरनी है, 2 भरिए, 3 भरना है, लेकिन परीक्षाओं को मैनेज आपको करना है। सभी परीक्षाएं अलग अलग दिन हो, जरूरी नहीं, हो सकता है एक दिन में आपकी 2 परीक्षाएं हो जाएं, या फिर ये हो सकता है कि एक दिन में
या फिर 2 दिन में लगातार आपकी 2 परीक्षाएं हो, सेम शिफ्ट में हो जाएं, तब क्या करेंगे? तो ये आपको मैनेज करना है। मना ही नहीं है कितने, अगर आपको 3 फॉर्म भरने हैं, एससी कैटेगरी के हैं, 900 रुपये लगेंगे, 3 फॉर्म भरिए। सेम डिपार्टमेंट से भी भर सकते हैं, सेम फैकल्टी से भी भर सकते हैं, क्योंकि आर्ट्स के तो आर्ट्स ही भरेंगे। मान लीजिए किसी का हिस्ट्री है तो हिस्ट्री, पॉलिटिकल, सोशोलॉजी ये भर सकता है, सोशल वर्क भर सकता है, साइकोलॉजी भर सकता है, ठीक है ना। ये आपकी चॉइस है, लेकिन कितने फॉर्म भर सकता है? मिनिमम मैं तो यही कहूँगा कम से कम 2 फॉर्म तो भरिए ही, अगर आप योग्य रखते हैं। जो आप मुझे कमेंट करके बताइए कि आप किस विषय से पीजी कर चुके हैं या कर रहे हैं, और आप किस विषय से इच्छुक है अप्लाई करने के लिए। और अलाइड विषय को लेकर मैं आगे बातचीत करूँगा, ठीक है ना। अलाइड विषय को के लिए इस बार एक अच्छा मौका दिया गया है। क्या नया चेंज है? जिन बच्चों ने अलाइड विषय से एमए किया है और अप्लाई करेंगे, उनके लिए गोल्डन चांस है इस बार पीएचडी लेने का। तो क्या गोल्डन चांस है, आगे बात करेंगे डिटेल में। और ये सारी जानकारी वेबसाइट पर भी मौजूद है और दिए गए प्रॉस्पेक्टर के अंदर भी है। लगभग 50-55 पेज का प्रॉस्पेक्टर, और मैं यही चाहता हूँ कि फॉर्म भरने से पहले 1 घंटा प्रॉस्पेक्टर को ध्यान से पढ़ें, समझें। मेरा वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अगला एक नियम इसमें कहता है मेजर रिसर्च एरिया और रिसर्च प्रपोजल मैंडेटरी है। जब अप्लाई करेंगे एप्लीकेशन फॉर्म, आपसे उसमें एक कॉलम आएगा कि आपको अपना रिसर्च प्रपोजल सबमिट करना होगा। जिस विषय पर आप पीएचडी करना चाहते हैं उसकी एक पूर्व भूमिका आपको प्रारूप के रूप में 2500 शब्दों में, यानी कि 2500 शब्दों में वहाँ लिखकर सबमिट करनी है। टाइप कर लीजिए या कहीं लिखा हुआ है तो उसको कॉपी पेस्ट कर दीजिए या अपलोड कर दीजिए। ये आगे डिटेल में मैं बात करूँगा ये कैसे बनाना है, क्या क्या पॉइंट होते हैं, लेकिन ये लगाना मैंडेटरी है, देना क्या बोलते हैं अति आवश्यक है। इसके बिना आपका फॉर्म सबमिट नहीं हो पाएगा, ठीक है। एक जुगाड़ भी आपको बताऊंगा मैं, जुगाड़ क्या है आगे बात करेंगे। अगर आपके पास ऐसा प्रपोजल नहीं है या कोई पुराना है तो क्या जुगाड़ हो सकता है फॉर्म भरने का और फॉर्म सबमिट करने का, फॉर्म रिजेक्ट भी नहीं होगा, उसकी बात हम आगे करेंगे, ठीक है। अगला नियम इसमें कहता है कि हाँ, अगर किसी डिपार्टमेंट में मान लीजिए 10 सीट है ना, किसी डिपार्टमेंट में 10 सीट है और 20 एप्लीकेशन फॉर्म आया है ना, 20 एप्लीकेशन फॉर्म आया है, 10 सीटें हैं, और मान लीजिए कि उन 10 सीटों पर 8 बच्चों का एडमिशन होता है, और 8 बच्चे ऐसे हैं जो मेन डिसिप्लिन के हैं, और 12 बच्चे ऐसे हैं इंटरव्यू में जो मेन डिसिप्लिन के नहीं हैं। तो उन 2 सीटों पर मेन की बजाय अलाइड विषयों का एडमिशन होगा। और समझिए इसको, मान लीजिए किसी डिपार्टमेंट में 20 सीटें आई हैं, ठीक है। इंटरव्यू के लिए बुलाया गया है मान लीजिए 30 बच्चों को, वैसे तो होगा नहीं, कल्पना करिए 20 सीटें हैं, 30 बच्चों को बुलाया गया है। उन 30 में से 5 सीटें उन बच्चों को मिल जाती हैं जो उसी डिपार्टमेंट से या उसी फील्ड से, मान लीजिए हिस्ट्री के हैं तो किसी बच्चे ने अगर पीजी से हिस्ट्री किया है तो मान लीजिए 5 बच्चों का पीएचडी हिस्ट्री से एडमिशन हो गया। लेकिन जो 15 सीटें खाली हैं अभी, उसके ऊपर अलाइड डिसिप्लिन के बच्चों का एडमिशन हो जाएगा, अगर उनके पास डिपार्टमेंट के पास हिस्ट्री डिपार्टमेंट से ही योग्य कैंडिडेट नहीं होता है तो। फिर से समझिए, 10 सीटें हैं, 20 बच्चों को बुलाया है, 3 बच्चों का एडमिशन हो गया उसी फील्ड से, और जो 15 सीटें या 7 सीटें बची हैं उस पर उन 15 में से उन बच्चों का चयन हो रहा है जो उस फील्ड से नहीं है, अलाइड विषय से ही। अलाइड का फंडा क्या है, ये बीएचयू और हैदराबाद के अगर आपने कॉफी फॉर्म भरे होंगे या मेरा वीडियो देखा होगा उसको लेकर, आप डिटेल में इसको समझ जाएंगे, ठीक है। यानी कि अलाइड विषय यदि आपका है किसी डिपार्टमेंट में तो आपके पास अच्छा चांसेस है इस बार एडमिशन होने का, तो फॉर्म को जरूर भरिएगा, ठीक है। ये एक नियम और कहता है। अगले नियम पे चलते हैं। क्या हो गया रे मेरे प्रोस्पेक्टर पे, हाँ रुक जा भाई, चलना नहीं है, ठीक है। पीएचडी बीवाई 2023 ऑर्डिनेंस को थोड़ा देख लीजिए, कोई नया अमेंडमेंट है भैया, नई नई यूनिवर्सिटी आ रही हैं, क्या क्या कर सकते हैं मान नहीं सकते। हाँ, ये सीरियस नोट है एक, कि अप्लाई करते वक्त कोई ऐसा डॉक्यूमेंट आपने अपलोड कर दिया जो यूनिवर्सिटी ने नहीं मांगा था और आपने अपलोड कर दिया और फॉर्म सबमिट कर दिया, फीस सबमिट कर दी, तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा और दूसरा फॉर्म नहीं भर सकते हैं फिर से, पहली चीज़। दूसरी चीज़, कोई ऐसी जानकारी आपने भर दी है जो गलत है या फेक है या फर्जी है। गलत को थोड़ा डाल देते हैं, फेक या फर्जी है। कोई जानकारी आपने भरी जो फेक या फर्जी है और आपने फिलअप करके फॉर्म सबमिट कर दिया और यूनिवर्सिटी ने अगर जांच करने में पकड़ा गया, पाया गया या आपकी जानकारी फेक या फर्जी है, उस कंडीशन में भी आपका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा और दोबारा फॉर्म भरने का मौका नहीं मिलेगा, इसका ध्यान रखिएगा। तीसरा नियम एक बड़ा नियम है, ऐसे कोई भी कैंडिडेट अप्लाई नहीं कर सकते हैं पीएचडी का फॉर्म जो वर्तमान में दिल्ली यूनिवर्सिटी में या किसी भी अन्य यूनिवर्सिटी में कोई फुल टाइम माध्यम का कोर्स कर रहे हैं। फिर से सुन लीजिए,
ऐसे बच्चे पीएचडी के लिए आवेदन नहीं कर सकते हैं जो वर्तमान में, यानी कि पीएचडी का फॉर्म भरेंगे वर्तमान में या इससे 1 साल पहले, 2 साल पहले, 6 महीने पहले आप किसी कोर्स में एनरोल हैं किसी भी यूनिवर्सिटी में, चाहे डिस्टेंस की हो, चाहे फुल टाइम हो, चाहे पार्ट टाइम हो, चाहे दिल्ली विश्वविद्यालय हो या भर का कोई विश्वविद्यालय हो, अगर आप कहीं एनरोल हैं वर्तमान में फुल टाइम कोर्स में, डिस्टेंस बोल दिया माफ़ करिएगा, फुल टाइम कोर्स में कहीं एनरोल पीएचडी फुल टाइम दिल्ली यूनिवर्सिटी के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। अगर आपने फिर भी अपनी जुगाड़ बुद्धि का विशेष प्रयोग करते हुए एप्लीकेशन फॉर्म भरा और यूनिवर्सिटी ने अगर थोड़ा सा अपना एआई का यूज़ कर लिया ना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कृत्रिम बुद्धिमत्ता का, तो आपका एडमिशन कैंसिल होगा, ठप्पा लग जाएगा 5 साल के लिए, ठीक है, और चार्जेस अलग से लगेंगे। तो अगर आप कहीं एमए कर रहे हैं रेगुलर से या कहीं पीएचडी कर रहे हैं रेगुलर से, तो भैया पीएचडी के लिए ड्यू में इस साल अप्लाई मत करिएगा, बड़ा ही सख्त नियम है। पॉइंट नंबर 20 पे ये नियम दिया गया है, पेज नंबर 5-6 में आपको मिल जाएगा, ठीक है। ये नियम आपने सुन लिया। एक नियम और है, ऐसे कैंडिडेट को भी सीट दी गई है विशेष रूप से, ऐसे कैंडिडेट को जो कहीं टीचर हैं, पढ़ा रहे हैं और इसके साथ साथ जो नॉन टीचिंग स्टाफ में है दिल्ली यूनिवर्सिटी के, इसमें लिख दिया है ऐसे आवेदनकर्ता जो टीचर्स हैं एवं नॉन टीचिंग फैकल्टी में अपॉइंटेड है दिल्ली यूनिवर्सिटी में, उन सभी को डायरेक्ट इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। पहली चीज़, उनको एंट्रेंस नहीं देना है। दूसरी चीज़, उनके लिए विशेष सीटें रखी गई हैं। जब आप सीटों वाला कॉलम देखेंगे, जो मैंने कल का वीडियो बनाया था, उसमें ऑप्शन आएगा सुपरमैनरी सीट या माइनरी सीट, सुपरमैनरी या माइनरी सीट। इसमें 2 कैटेगरी है, एक कैटेगरी है पीडब्ल्यूडी की, एक कैटेगरी है एनआरआई की, ठीक है। तो इन दोनों ही कैटेगरी में से उनको भी सीट मिल सकती हैं जो दिल्ली यूनिवर्सिटी में कहीं टीचर फैकल्टी में है या नॉन फैकल्टी में है। और इन सभी, माफ़ करिए, टीचिंग और नॉन टीचिंग को एंट्रेंस नहीं देना, डायरेक्ट इंटरव्यू को बुलाए जाएंगे, इनको भी एग्जामिशन दिया गया है। रूल्स नंबर 24 ये कहता है। देखिए, वीडियो में आराम से ही बनाता हूँ, आपको तसल्ली हो इसलिए, और वीडियो देखने के बाद कोई सवाल ना बचे आपके पास, ऐसी तो मैं पूरी कोशिश करता हूँ। एक नियम और पढ़ लेते हैं। हाँ, एक नियम ये है कि अप्लाई करते वक्त कोई डॉक्यूमेंट आपसे मांगा है यूनिवर्सिटी ने और वो डॉक्यूमेंट्स आपके पास नहीं है, तो आपको देना होगा अंडरटेकिंग का एक फॉर्म मिलेगा, आपको भरना पड़ेगा, उसको प्रोस्पेक्टस आपको मिल जाएगा, ठीक है। और दूसरी चीज़ इसमें कही गई है कि क्या कहा गया है इसमें, नो कैंडिडेट एलिजिबल पीएचडी प्रोग्राम ऑलरेडी रजिस्टर्ड फुल टाइम। हाँ, इसमें कहा गया, देखो फिर से वही नियम, जो नियम नंबर 20 था वही इसमें कहा गया है कि कोई भी ऐसा कैंडिडेट कहीं फुल टाइम के माध्यम से कोई कोर्स कर रहा है, वो आवेदन ना करे दिल्ली विश्वविद्यालय में, उसका एडमिशन कैंसिल कर दिया जाएगा। दूसरी बात, अगर आप जानकारी छुपाते हैं, मान लीजिए आपका पीएचडी में एडमिशन हो गया और आप फीस जमा करने जाएं और कोर्स का एग्ज़ाम हो 6 महीने के बाद, यूनिवर्सिटी को तब मालूम चले कि आप तो कहीं से पीजी कर रहे हैं और आपका एडमिशन कैंसिल कर दिया जाए, उस समय अगर आप ये हवाला देंगे यूनिवर्सिटी को कि हम बताना भूल गए, हमने बताया नहीं, हमसे गलती होगी, माफ़ कर दीजिए, हमारा एडमिशन कैंसिल मत करिए, तो ऐसी कोई बात आपकी नहीं सुनी जाएगी। आपका एडमिशन 6 महीने के बाद भी या आफ्टर कोर्स वर्क के बाद भी रद्द किया जा सकता है, इस कंडीशन में अगर आप कहीं से पीजी या कोई रेगुलर कोर्स में एनरोल हैं तो, ठीक है। अब आप कहेंगे कि सर मैंने ही बताया था कुछ हफ्ते पहले और यूजीसी का नोटिफिकेशन भी आया था कि 2 डिग्रियां एक साथ कर सकते हैं, है ना, 2 डिग्रियां एक साथ कर सकते हैं, बिल्कुल आया था नोटिफिकेशन, लेकिन आपने उसको समझा नहीं। 2 डिग्रियों की बात थी, लेकिन 2 रेगुलर डिग्री की बात नहीं थी, और ये भी नहीं था कि डिग्री सेम टाइम पर होनी चाहिए सेम यूनिवर्सिटी में। आप गैप रखिए, एक डिस्टेंस का, एक फुल टाइम का कोर्स करिए। इसमें लिखा है यहाँ पर भी और उस ऑर्डिनेंस में भी जो जनवरी में आया था कि 2 रेगुलर डिग्री नहीं कर सकते। जनवरी में आया था, उसका अमेंडमेंट आया था और जून या मई के आसपास में पूरा नोटिफिकेशन आ गया यूजीसी की वेबसाइट कि 2 रेगुलर डिग्री नहीं कर सकते, 2 पीजी नहीं कर सकते, 2 बीए नहीं कर सकते, यूजी नहीं कर सकते, पीजी और पीएचडी नहीं कर सकते, साथ में डिस्टेंस रेगुलर करिए। आप एमए कर लीजिए या पीजी कर लीजिए रेगुलर से और पीएचडी कर लीजिए पार्ट टाइम से, डिस्टेंस से, कोई दिक्कत नहीं है, कोई मनाही नहीं है, कोई इलीगल नहीं है, कोई फर्जी नहीं है, कोई आप पे चार्ज केस फाइन नहीं लगेगा, ठीक है। इस बात का थोड़ा समझिए और इस बात को सीरियसली लीजिए, ठीक है। अगला नियम कुछ और है तो उसको चल लेते हैं। अगला नियम कहाँ गया, हाँ अगला नियम, हाँ ये तो पेज खो जाता है, बड़े थोड़े तो नियम दे रखे हैं, है ना, कहाँ गया, ये हो गया। हाँ, और तो कोई खास नियम है नहीं। एक नियम जो मैंने छोड़ दिया था, मैंने कहा था ना एक नियम आएगा रिसर्च प्रपोजल वाला, उसको सुनिए ध्यान से। फॉर्म भरते वक्त आपको रिसर्च प्रपोजल लगाना मैंडेटरी है, शोध प्रस्ताव लगाना मैंडेटरी है। किस भाषा में लगाना है वो आप लोग देखिएगा, वैसे तो यूनिवर्सिटी सभी भाषाओं को ले लेती है।
लैंग्वेज वाले बच्चों की प्रॉब्लम नहीं होती। जो बच्चे सोशल साइंस के होते हैं ये प्रॉब्लम उनकी, क्योंकि साइंस वालों का प्योर इंग्लिश में होता है। अगर आप हिंदी के हैं हिंदी में, संस्कृत के हैं तो हिंदी संस्कृत में, अदर लैंग्वेज के अदर लैंग्वेज में होता है, ठीक है। जो सोशल साइंस फील्ड के बच्चे उनको दिक्कत होती है लैंग्वेज के, तो लैंग्वेज का माध्यम क्या होगा, वो यूनिवर्सिटी के अंतर्गत जो आपका डिपार्टमेंट है उसकी वेबसाइट पर जाइएगा, वहाँ किसी शिक्षक या टीचर्स की मेल आईडी या फ़ोन नंबर दिया होगा, उनसे कंसल्ट कर लीजिए। एचओडी का नंबर तो जरूर दिया होगा या ईमेल आईडी, उनसे कंसल्ट करके ही अपने सिनॉप्सिस की लैंग्वेज क्या रखनी है उसको तय करिए और अपने डॉक्यूमेंट को अपलोड करिए, ठीक है ना। सिनॉप्सिस के विषय में आपको अपना रिसर्च प्रपोजल लगाना है, जिसमें आपको बताना है आपका एसओपी के माध्यम से आपका स्टेटमेंट ऑफ पर्पस जिसको बोलते हैं, ठीक है ना, शोध का उद्देश्य क्या है वो बताया जाता है, ये आपको बताना है पहले पॉइंट में। दूसरे में आपको बताना है कि कौन कौन से मेजर पॉइंट होंगे आपके रिसर्च प्रपोजल के। तीसरे पॉइंट में आपको बताना है कि आपका आप अपने प्रपोजल में क्या कौन कौन सी मौलिक या ओरिजिनल चीज़ों को शामिल करेंगे या कौन सी मौलिक गुणवत्ता आपके रिसर्च प्रपोजल में समाहित है या दी गई है। एक और चीज़ बताएंगे आप प्रपोजल में अपने आपके प्राइमरी और सेकेंडरी रिसोर्सेज या सोर्स क्या होंगे, आपका फील्ड वर्क क्या होगा, आपकी मेथोलॉजी क्या होगी, आपकी हाइपोथेसिस क्या होगी और रिसर्च के मेन मुख्य चीज़ आपके क्वेश्चंस क्या होंगे। फिर से रिपीट कर दूं, प्राइमरी एंड सेकेंडरी सोर्सेज बताने हैं आपको, फील्ड वर्क के बारे में बताना है, आपकी मेथोलॉजी बतानी है, अपनी हाइपोथेसिस बतानी है, आपके रिसर्च के क्वेश्चंस क्या होंगे ये भी आपको मेंशन करने होंगे। ये सारा मटेरियल तैयार करना, और हाँ इंक्लूडिंग रेफरेंसेस, मैं भूल गया, रेफरेंसेस की लिस्ट भी आपको उसमें देनी है, संदर्भ सूची बोलते हैं। और ये सारा क्राइटेरिया आपको 2500 माफ़ करिएगा 2500 वर्ड्स में सबमिट करना है। ये 100-150 शब्द ऊपर नीचे हो जाएगा तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, 1000, 1500, 2000, 2200 रखिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। इसको ध्यान रखिए। जो मैंने पहले बात कही थी आपसे जुगाड़ की, उसको सुन लीजिए। अप्लाई करते वक्त आप अपना कोई पुराना प्रपोजल अप्लाई करते वक्त सबमिट कर सकते हैं, ठीक है, पुराना प्रपोजल आइए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जब अगर आपने एंट्रेंस क्लियर कर लेते हैं, इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा या एग्जामिनेटर का इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा, जब आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा तो आप नया प्रपोजल लेकर जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पुराने प्रपोजल को आप अपलोड करेंगे, फॉर्म आपका सबमिट हो जाएगा, रिजेक्ट नहीं होगा और आपको परेशानी नहीं। बच्चों को लगेगा कि हम फॉर्म भरेंगे प्रपोजल बनाएं, और कई बच्चों को अभी तक प्रपोजल का पी तक नहीं मालूम होगा कि मैथोलॉजी क्या होती है, हाइपोथेसिस क्या होता है, रिव्यू लिटरेचर क्या होता है ना। ये सब चीज़ें तो आपके दिमाग से परे, क्योंकि दिल्ली विश्वविद्यालय में जितना मैंने पढ़ाया है और पढ़ाया है बच्चों को, पीजी के स्तर पे रिसर्च पढ़ाई नहीं जाती है, साइंस फैकल्टी को छोड़ दिया जाए तो, ठीक है। सोशल साइंस तो नील बटे सन्नाटा है इस मामले में, सोशल साइंस नील बटे सन्नाटा है, जेएनयू में है, वर्धा में है, बीएचयू में है, हैदराबाद में है, पौंडीचेरी में है। इन यूनिवर्सिटीज़ में पीजी नहीं यूजी के लेवल बच्चों को रिसर्च कराया जाता है। ये यूनिवर्सिटियाँ कहीं मायने बेहतर है दिल्ली विश्वविद्यालय से, उम्मीद करते हैं भविष्य में भी यूजी और पीजी के स्तर पर दिल्ली विश्वविद्यालय में रिसर्च आएगी, ठीक है। लेकिन ये फंडा है, अलग से है। और रिसर्च प्रपोजल कैसे बनता है, एसओपी क्या होता है, बतेरे वीडियो यूट्यूब पर है, मेरे चैनल पर भी एक आधा वीडियो पड़ा होगा, आपको मिल जाएगा, लिंक में दे दूँगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ठीक है। तो ये कुछ नियम कानून थे एप्लीकेशन फॉर्म को भरने से लेकर, ठीक है। एमफिल वाला नियम नोटिफिकेशन में नहीं दिया गया है, ये नियम दिया गया है ऑर्डिनेंस में, कि जिन बच्चों ने एमफिल कर रखा है उनको क्या बेनिफिट मिलेगा, और जो बच्चे एमफिल कर रहे हैं उनको क्या बेनिफिट मिलेगा, जो बच्चे 1 साल 2 साल या 10 साल पहले एमफिल कर चुके हैं उनको क्या बेनिफिट मिलेगा, उसको भी सुन लीजिए। जो बच्चे एमफिल कर रहे हैं या वैसे तो कर बहुत कम, हाँ ड्यू का लास्ट बैच चल रहा है, ठीक है ना, इत्तेफाक से 21 से 23 का। जो बच्चे एमफिल कर रहे हैं या कर चुके हैं, ठीक है, या जिनका एमफिल का कोर्स वर्क पूरा हो चुका है, जिनकी एमफिल सबमिट हो गई है, वाइवा नहीं हुआ है, जिन बच्चों की एमफिल सबमिट भी हो गई है, वाइवा भी हो गया, रिजल्ट नहीं आया, उन बच्चों को फ़ायदा ये मिलेगा कि आपको प्रवेश परीक्षा नहीं देनी है। जो बच्चे एमफिल कर रहे हैं, कर चुके हैं या कोर्स वर्क हो चुका है उनको, और सबमिट हो चुकी है रिसर्च या वाइवा, उन सबको प्रवेश परीक्षा नहीं देनी है। लेकिन लगा है ना, अब समझिए। जो बच्चे एमफिल कर चुके हैं उनके लिए लेकिन नहीं है, ठीक है। जो बच्चे एमफिल कर रहे हैं, है ना, अगर उनका कोर्स वर्क का रिजल्ट 55%, अगर किसी का रिजल्ट 54.99 है, 54.99 है, तो उन बच्चों को एग्जाम्शन नहीं दिया जाएगा प्रवेश परीक्षा में। आपको प्रवेश परीक्षा देनी होगी यदि आपके 55% से कम नंबर होंगे कोर्स वर्क में, चाहे आपकी कोई भी कैटेगरी हो। अगर आपके 55% से 55.01 नंबर भी हैं तो एग्जाम्शन है, और अगर आपके 54.99% अंक है तो एग्जाम्शन नहीं है। क्लियर कट इस बात को दिमाग है,
डाल लीजिएगा, ठीक है। कागज़ पेन हो तो लिख लीजिएगा और बत्ती बना के डाल दीजिएगा किसी के कान में, ठीक है ना। वल्गैरिटी है क्योंकि भाषा का व्याकरण मुझे नहीं आता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। क्योंकि रिसर्च में होते हुए अगर आप थोड़े से साहित्यिक होते होते सामाजिक नहीं होंगे ना, सोशल नहीं होंगे, तो सोशल होते होते आप शोध नहीं कर पाएंगे, ठीक है। चलिए, तो ये एमफिल वालों ने बता दिया। टीचर्स को भी एग्जाम्शन है, नॉन टीचिंग को भी एग्जाम्शन है। नेट जेआरएफ गेट सेट को, हाँ सेट को नहीं है, माफ़ करिएगा, सेट को नहीं है, ध्यान रखिएगा, और स्लेट को भी नहीं है। लेकिन इसमें क्वेश्चन था ना अदर नेशनल लेवल स्कॉलरशिप, तो हो सकता है अदर नेशनल स्कॉलरशिप में स्लेट आ जाए, सेट का मुझे मालूम नहीं है, ठीक है। तो ये सब नियम कानून थे दिल्ली विश्वविद्यालय के पीएचडी के एप्लीकेशन फॉर्म के। इसके बाद भी कोई आपकी, हाँ एक चीज़ और रह गई कि आप अपना रिसर्च प्रपोजल किस टॉपिक पे बना सकते हैं। इस बार भी था और पिछली बार भी था, उससे पिछली बार भी था, 21 में भी था, 22 में भी था, 23 में भी है। प्रपोजल में इस बात को मेंशन किया गया है कि पीएचडी के जो भी डिपार्टमेंट हैं वो किस किस विषय पर पीएचडी कराएंगे, उसके एक मोटा मोटा टॉपिक या थीम या एरिया प्रोस्पेक्टर में दे दिया गया है। एग्जाम्पल के तौर पर मैंने मेरे सामने खुला हुआ है डिपार्टमेंट ऑफ साइकोलॉजी, मनोविज्ञान। इसमें मेजर एरिया रिसर्च क्या दे रखे हैं, कॉग्निटिव साइकोलॉजी, डेवलपमेंट साइकोलॉजी, ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर एंड क्लिनिकल साइकोलॉजी एंड पॉजिटिव साइकोलॉजी एंड नॉट इन द लिस्ट हेल्थ साइकोलॉजी, ठीक है। इसी प्रकार से अगर आप पंजाबी डिपार्टमेंट ने, दूसरा डिपार्टमेंट कौन सा लेते हैं कुछ जो समझ में आया बच्चों को, नहीं ये तो बहुत, एजुकेशन डिपार्टमेंट ले लेते हैं। एजुकेशन डिपार्टमेंट में जो बच्चे काम करना चाहते हैं पीएचडी में, उनका रिसर्च का टॉपिक क्या होना चाहिए, क्या हो सकता है, उसका खाली इसमें थीम दिया है। टॉपिक आपको बनाना है, यहाँ खाली थीम दिया है। थीम क्या है एजुकेशन डिपार्टमेंट में, आप कमेंट करके मत पूछिएगा कि सर हिस्ट्री का बताइए, पॉलिटिकल का बताइए, हिंदी का बताइए, ना ये नहीं होगा। मैं आपको रैंडमली जो मिल रहा है यादृच्छिक रूप से मैं बता रहा हूँ आपको। फिलॉसफी ऑफ एजुकेशन, सोशियोलॉजी ऑफ एजुकेशन, साइकोलॉजी ऑफ एजुकेशन, टीचर एजुकेटर आईसीटी एंड एजुकेशन, और लास्ट में पेडागोजी एंड करिकुलम, ठीक है। ये टीचर एजुकेटर का नया कोर्स भी आया है, इस साल इंडिया में लॉन्च हुआ है ना विशेष रूप से। तो ये सब एरिया ऑफ रिसर्च है और इसी एरिया ऑफ रिसर्च के एरिया के अंदर आपको अपना रिसर्च प्रपोजल, शोध प्रस्ताव को डिज़ाइन करना है, इस बात का ध्यान रखिएगा। एक और सवाल मन में आएगा फेलोशिप को लेकर। फेलोशिप दिल्ली विश्वविद्यालय में कौन सा डिपार्टमेंट देगा, कौन सा डिपार्टमेंट नहीं देगा, और कितनी देगा, कितने बच्चों को देगा, ये सारा फैसला दिल्ली यूनिवर्सिटी के अपने अपने डिपार्टमेंट तय करते हैं। अब मैं पर्सनल बोल दूंगा तो कुछ लोगों को मिर्ची लग जाएगी, मिर्ची लगाते हैं, ठीक है। एक डिपार्टमेंट है दिल्ली विश्वविद्यालय का, हिंदी डिपार्टमेंट। हिंदी डिपार्टमेंट में इस साल भी लगभग, इस बार तो रिकॉर्ड तोड़ आई है, बम्पर सीट आई हैं जो पिछले 3 साल से नहीं आई थी। लगभग 230 सीटें आई हैं। पिछले साल 145 आई थी तो 165 बच्चों को एडमिशन दे दिया था। उससे पिछली बार 190 आई थी, तब भी 250 बच्चों को एडमिशन दे दिया। इस बार तो 250 के करीब आई हैं, हो सकता है 300 बच्चों को एडमिशन मिल जाए, ठीक है। इन 230 सीटें जो आई हैं ना, लास्ट ईयर भी था कि 18 या 20% बच्चों को ही फेलोशिप दी गई थी नॉन नेट की। जेआरएफ तो सभी को मिलता है, ठीक है। जिन बच्चों को नॉन नेट दिया गया है फेलोशिप के रूप में 8,000 पर मंथ का दिल्ली विश्वविद्यालय के हिंदी डिपार्टमेंट में, उन वह बच्चे हैं 18 से 20%। अब ये 18 से 20% बच्चों का चयन कैसे हुआ ये मुझे मालूम नहीं है। विभाग में जाएंगे, ये बता दें तो अच्छी बात है, और अगर आपको मालूम चले तो कमेंट करके हमको ही बताइएगा, ठीक है। और कुछ डिपार्टमेंट तो ऐसे हैं ड्यू के जो फेलोशिप देते ही नहीं है, नॉन नेट भी नहीं देते हैं, वो 18% बच्चों को भी नहीं देते हैं। और कुछ डिपार्टमेंट ऐसे हैं, बुद्धिस्ट जैसे हैं, एजुकेशन जैसे हैं, अडल्ट एजुकेशन, जो सब बच्चों को देते हैं नॉन नेट, चाहे जितने बच्चों का सिलेक्शन वहाँ पे हो जाए, ठीक है। 2 बातें और कहूँगा डिपार्टमेंट ऑफ बुद्धिस्ट स्टडीज़ के विषय में और अडल्ट एंड काउंसलिंग एक्सटेंशन एजुकेशन के विषय में, कि जिन भी बच्चों का इसमें सिलेक्शन होगा पीएचडी के लिए, आप मल्टी डिसिप्लिनरी विषय के साथ इसमें जाइएगा, मल्टी डिसिप्लिनरी विषय और रिसर्च प्रपोजल के साथ, क्योंकि ये एक इंटरनेशनल लेवल के डिपार्टमेंट हैं 2 मेरी दृष्टि में, जो मैंने इनको थोड़ा बहुत स्टडी किया है डिपार्टमेंट्स को या इसकी रिसर्च को जो मैं थोड़ा समझा है, बुद्धिस्ट स्टडीज़ और अडल्ट एक्सटेंशन काउंसलिंग एजुकेशन। वर्ल्ड लेवल पे काम होता है इन दोनों विषय। तो साइंस में भी, साइंस में तो लगभग सभी पे होता है, लेकिन सोशल साइंस की फील्ड में 2 विषय, 2 डिपार्टमेंट ऐसे हैं जिसमें एक बहुत बड़े स्तर पे आप अपने आप को स्थापित कर सकते हैं, अपने विषय को ले जाकर वर्ल्ड लेवल पे अपनी ख्याति, अपनी क्या बोलते हैं पॉपुलैरिटी को स्थापित कर सकते हैं, ठीक है। तो सोचा था 20 मिनट, लेकिन 25 मिनट का वीडियो हो गया। मालूम नहीं आप लोग कैसे इसको देखेंगे, यहाँ तक कैसे बर्दाश्त करेंगे, लेकिन जिन्होंने भी यहाँ तक देखा उनको तहे दिल से जय हिंद, सलाम है। मिलता हूँ अगले वीडियो में। अगली वीडियो में बात करेंगे हम सिनॉप्सिस की थोड़ी सी
और ज़्यादा बात करेंगे एंट्रेंस एग्जामिनेशन की और कैसे सवाल जवाब आपको अटेंड करने हैं, ठीक है। और नेगेटिव मार्किंग है तो कितने की है, नहीं है तो उसका नुकसान क्या होगा, उसकी बात करेंगे वीडियो। तब तक के लिए जय हिंद, सलाम। हो कोई सवाल छोड़े कमेंट बॉक्स में और अपना ख्याल रखिएगा, अपनों का तो हम रख ही लेंगे। सलाम।